पुलिस के अंदर ही मुसलमानों की भर्ती होने लगी सही तरीके पर, तो ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपके सामने हूँ। मेरे साथ है सूफ़ी अनीस दुर्रानी साहब, कॉलमनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पुराने उर्दू के सहाफ़ी हैं और बड़े एक्टिव हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिक्स में, और बड़ी पैनी नज़र रखते हैं मुसलमानों के सोशल इश्यूज़ के ऊपर। बहुत खैर मकदम है सूफ़ी साहब आपका हिंद वॉइस में। सूफ़ी साहब ये बताइए, एक बड़ा अजीब सा नैरेटिव हो रहा है, इलेक्शन जैसे जैसे यूपी के आते जा रहे हैं करीब, ये बिहार के हैं, ये सारी हिंदी बेल्ट है। बिहार में तो सबसे ज़्यादा मुसलमान है, यूपी से भी ज़्यादा मुसलमान है। वहाँ पे 50 सीट तकरीबन ऐसी कि जो मुसलमान उसको जिताने हराने का वो ले सकता। फिर बिहार और बंगाल वगैरह चले अलग है, लेकिन यूपी में 2022 में इलेक्शन 21-22 है। अब राम जन्मभूमि चल रहा था, जिसकी बैतरणी कहलाती है ना, उससे पार हो गई बीजेपी और यहाँ तक पहुँच गई। अब क्या नैरेटिव हो जब बन गया, अब बनने के बाद ये चल रहा था कि आरएसएस से लेकर सब कह रहे थे अब हमारे पास मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, हम कंस्ट्रक्टिव काम जो है वो कराएंगे, कह रहे थे। अब अचानक ये देखिए कि 2-3 रोज़ पहले ही कुछ लोगों ने जो शाही मस्जिद ईदगाह है मथुरा का, उसके ऊपर रिट डाल दी है। अभी इनिशियल स्टेज पे है कि इसका हमें एक इंच ज़मीन का, जो 13.5 एकड़ ज़मीन है, उसका हमें कब्ज़ा दिया जाए पूरी तरीके से, जो कि गलत है। उसके पीछे 1991 का लॉ भी है और 1986 वगैरह में इसके ऊपर फैसला भी आ चुका था, साथ में बैठ के बातचीत हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डाल दिया गया है। अभी इसके ऊपर किसी तरफ से रोक टोक नहीं आई, ना कोई आदमी बोला, कोई बीजेपी का, ना कोई आरएसएस का। तो ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है? उसी के साथ आप देखिए कि सुदर्शन टीवी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, ये भी, और ये है कि मुसलमान किसी तरीके उकसाएँ बोलें और ये कुछ कहें। आपकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि आप समाज से बड़े जुड़े हुए हैं इस वजह? देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया इस सवाल का, और हकीकत यही है कि सारे हंगामा आराई का मकसद एक फ़िरका वाराना माहौल पैदा करना है। और अब तक जो इन्होंने तीर चलाए हैं वो सब एक तरह से अपनी धार खो चुके हैं। तबलीगी जमात का बनाया वो अपना अल्टीमेटली ख़त्म हो गया और इनको मुँह की खानी पड़ रही है। अब ये जो नए नैरेटिव्स ये बना रहे हैं, मसलन जो ये बाबरी मथुरा की ईदगाह का जो मसला है, ये बिल्कुल हकीकत है और रिकॉर्ड तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है कि भाई कोई सोचने या समझने का कोई कोना बचा हो। उस पर पूरी तरह सोच समझने के बाद, और फिर ये अब उसके बाद तिमर राव जी का बनाया हुआ लाया कि इस तारीख इसके बाद जो है कोई चीज़ जो है वो बियॉन्ड इवन अदालत को अभी अपोज नहीं किया जा सकता। 1947 के बाद से जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। हाँ, रहेंगी। एक असल में लॉ राजीव गांधी के ज़माने में ही पास हुआ था। अच्छा, एक लॉ उनके ज़माने में ही पास हुआ था, और ये दूसरा लॉ जो नरसिम्हा राव के ज़माने में पास हुआ, ये बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुआ था। अच्छा। तो इसमें कोई इबाम नहीं, लेकिन ये कि ये मुसीबत यह है कि ये आप देख रहे हैं कि ये सरकार, मौजूदा हुकूमत जो है, ये हर फ्रंट पे नाकाम हो रही है। कोई काम इसका ऐसा नहीं हो रहा जिससे कि कुछ इनको ये लगे। अब मसलन ये कि बैठे बिठाए अब किसानों का इशू इन्होंने छोड़ दिया, हालांकि उसका बुनियादी मकसद सरमाएदारों के हाथों किसानों को बेचना है। सच्ची बात तो ये है। उसके बाद मज़दूरों के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, मज़दूरों के ख़िलाफ़ कानून बना रहे हैं, उनकी जब चाहे मालिक छुट नहीं कर सकता है। जो लॉ पहले 300 मज़दूरों के ऊपर लागू होता था, वो अब 300 से कम पे भी लागू होने लगेगा। इन तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि किसानों और मज़दूरों को, जो कि असल ताकत है हमारे भारत की, उसको ये उनकी गर्दनों के अंदर जोड़ डालना चाह रहे हैं अपना ग़ुलामी का। तो अच्छा, अब उसका इन सब का ताल्लुक़ जो है इलेक्शन से है कि चूँकि और किसी मुद्दे पे कामयाब हो नहीं पा रहे, तो जो हमारे सीधे साधे भारतीय लोग हैं वो मज़हब के नाम पर अभी भी एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम भड़क जाते हैं,
सोचने समझने की क़ुव्वत खो बैठते हैं। तो ये उसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, आप एक गौर कीजिए ज़रा सा, यानी हुकूमत ये तो जो चैनल की बात कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, ये तो अपनी जगह हैं। हालांकि इसके ऊपर हुकूमत फौरी कार्रवाई कर सकती है। आप जब एक आदमी को, जो प्रोफेसर प्रवानंद जी हैं, ये और दूसरे लोग हैं जिन्होंने एक दो जुमले कहे, उन पे तो आप फ़ौरन उनको बुला लेते हैं और उनको तरफ पे, लेकिन ये कि वो इतना तलवार हाथ में लेके और इस तरह की बयानबाजियां कर रहा है, सुदर्शन चैनल वाला, उस पर आपने कोई अभी तक नहीं करा। आप वो आपका जो कोर्ट के अंदर आपका हुकूमत का नुमाइंदा कहता है कि ये आज़ादी इजहार क्या है, इस पर हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, और अगर इस पर लेना है तो सिर्फ इसको इस दायरे तक महदूद करने दीजिए, इस दायरे तक महदूद रखिए इसको। मोदी एक बात और कही है नहीं साहब कि आप सोशल मीडिया के लिए कानून बनाइए, सोशल मीडिया और चैनल के लिए तो वो तो कर ही रहे हैं ठीक से काम। चैनल ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हुकूमत ही ये ड्रामेबाजी पे और झूठ पे चल रही है। आप देखिए, अभी जब तक ये बंगाल का इलेक्शन आएगा, आपके दिमाग में एक सूरत बैठ जाएगी रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसकी नकल करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने दाढ़ी छोड़ दी, आप देखिए ध्यान से। किस वजह से छोड़ी? इसलिए कि वो ये टैगोर बन जाएं, और यानी नोबेल प्राइज लेना है। नहीं, नोबेल प्राइज नहीं लेना, इनको तो यहाँ की हुकूमत लेनी है। समझे, सरमाएदारों को पालने वाली हुकूमत लेनी है इनको। तो ये चूँकि बंगालियों का जो एक बड़ा एक उनके अंदर इज्जत है, उनकी इज्जत है, उनको एक फादर फिगर समझते हैं। वो हो काजी नजरुल इस्लाम हो बांग्लादेश के, बंगालियों के अंदर एक बड़ा एक आर्ट एंड लिटरेचर के तई बड़ी अकीदत है, और टैगोर तो उनके लिए जाहिर है कि एक टैगोर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अहमियत रखते हैं। गांधी जी से उनके ताल्लुकात थे, राष्ट्रगीत उनका है, समझे, और राष्ट्रगीत उन्होंने लिखा है। तो ये तमाम चीज़ें, तो ये अब उसको उनकी फसल को काटने के लिए खुद अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो ये जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इतना नौटंकीबाज हो, उससे आप और क्या तवक्को कर सकते हैं कि नौटंकी न करे। अच्छा, एक बात बताइए नहीं साहब, जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो सुदर्शन चैनल का एक नैरेटिव है कि भाई यूपीएससी में आते हैं, हालांकि यूपीएससी जैसे इम्तहान जो एग्ज़ाम होता है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ होती है, बड़े साफ़ सुथरा इम्तहान होता है, उसमें बड़े सिलेक्शन से आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, और इसके बाद आगे बढ़ती चली जाती है बात। लेकिन यूपीएससी को इन्होंने आईएएस आईपीएस जो पूरा देश चलाते हैं एक हरदम, क्योंकि सरकार आनी जानी लेती, उनको कहा, जबकि 5% भी नहीं है, 5% है, जैसा है 5% भी नहीं, उससे कम ऊपर नीचे है। इसी तरीके से जाइए तो फौज में 4% है, इसी तरीके से में जो सिपाही हैं पुलिस में 3% और 4% के बीच में। मुसलमान की जो भर्ती है सरकारी संस्थान में इस तरीके से, उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। तो फिर ये सुदर्शन चैनल ऐसे तो नहीं कर सकते जब उसकी बैकिंग ना हो, और जबकि केंद्र कोर्ट में जाके कह रही है साहब के इनके ऊपर नहीं लगाई अंकुश साहब सोशल मीडिया के ऊपर लगाई, तो ये क्या समझ आएगी? इसलिए कि गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया तो इन्होंने एक नशे की तरह से पूरे मुल्क को एक नशे में गिरफ्तार कर दिया है। और सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो आदमी यानी किसी ख़ास एक ट्रेंड का शिकार नहीं है, किसी ख़ास एक रुख पर नहीं चल रहा है, तो वो आम तौर पर हक़ाइक़ को जैसे हैं वैसे पेश करता है। लेकिन जो केसरिया हो गए मेंटली, और जिनके ऊपर हिंदुत्व का गलबा हो गया है, उनको हर चीज़ हिंदुत्व के हिसाब से नज़र आती है। अब ये जो है, ये बेचारा ज़हनी मरीज़ लगता है मुझको, ये जो चौहान है, जो इसका सुदर्शन चैनल का जो ये मालिक है, ये मुझे लगता है ज़हनी मरीज़ है।
और इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें हुकूमत की शय और पुष्टपनाही इसको हासिल है। जब भी इस तरीके से तरह तरह के पेतरे दिखा रहा है, कभी तलवार चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। देखिए अनीस साहब, लाइसेंस जो मिलता है चैनल का, जी उसके लाइसेंस मिलता है तो बड़ी खुशबीन के बाद मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, मैं भी जानता हूँ। सोशल मीडिया हर कोई अपना इस्तेमाल कर लेता है, तो इसको किस बेस पे चैनल दिया गया, वो रिजेक्ट कर दें आप, वो नहीं करते हैं आप, इसलिए और आप उसको डिफेंड करने के लिए डिफेंड कर रहे हैं, और उसको बजाय उसको अंकुश लगाने के आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगाया जाए, जबकि सारी दुनिया के अंदर कहीं सोशल मीडिया पे अंकुश नहीं है। इसलिए कि लोगों को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक यूनिवर्सल राइट है, बैनुल अक़वामी हक़ है इंसान का, कि वो जो उसके जो मन में विचार हैं उनको रखे, सिवाय इस चीज़ के कि वो दूसरे के सेंटिमेंट्स को, दूसरे के जज्बात को भड़काने वाला ना हो। वरना तो हर आदमी को अपना विचार रखने की आज़ादी है। आप जहाँ तक इसको आप देखिए ना कि पिछले 2-3 साल हो गए जिस वक्त ये इशू उठा था कि भाई ये बताया जाए कि फ़ौज में कितने मुसलमान हैं, और उसके ऊपर उस वक्त जो शायद गालिबन यही जो आजकल मौजूदा हमारे मंत्री जी हैं, जनरल सिंह जो होते हैं, जनरल सिंह जो हैं, हाँ थे उस वक़्त उसके वो थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में बताने की नहीं है, और हम इसको इसलिए इसको बहुत सख्त मुखालफत उन्होंने करी। अरे भाई, इसमें क्या चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट की आ गई है? मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सारी चीज़ें खुली हुई, सब चीज़ें खुली हुई हैं। आप आज मैं आपको सही बता रहा हूँ अनीस साहब कि इस देश का मुसलमान इस कदर सूरत हाल से परेशान है, यानी जो मुल्क की सरहदों पर सूरत हाल है उससे इस कदर परेशान है कि वो देश के हित के लिए लड़ना चाहता है, फ़ौज में भर्ती होना चाहता है, तो आप उसको मौक़े फराहम नहीं कर रहे। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा मुसलमान कि भाई हमको फ़ौज में भर्ती के लिए रियायत दी जाए। जो पैमाने हैं ऑलरेडी, जो मियार बने हुए हैं, जो कायदे कानून बने, उनके ही तहत आप मुसलमानों को फ़ौज में भर्ती कीजिए। और जहाँ जब ज़रूरत होती है तो आप देखिए हवालदार अब्दुल हमीद अपने सीने पे बम लपेट के एयर मार्शल लतीफ़ रहे हैं। फिर ये कि कारगिल की जंग के अंदर आपको हैरत होगी ये जानकर कि ज़्यादातर जो मरने वालों की तादाद मुसलमान नौजवानों की थी। भाई वहाँ जो कारगिल में शिया हजरात रहते मुसलमान, सबसे पहले तो उन्हीं ने इशारा किया था कि यहाँ पे पाकिस्तानी आके कब्जा कर रहे हैं। वो है उससे पहले भी माजी में ये हुआ है कि जब ये इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करी तो कश्मीर के मुसलमानों ने भी बताया था ये बात कि साहब ये इस तरीके से ये इनके नज़र आ रहे हैं, इस तरह यहाँ से इस पर हुकूमत तवज्जो दे। तो मुसलमान तो देशभक्ति में किसी से पीछे है नहीं। अब आप ही उसको मौका देना ना चाहो, आप ही उसको पुलिस, और अब ये तो कम से कम मैं ये देखता हूँ कि अगर पुलिस के अंदर ही मुसलमानों की भर्ती होने लगे सही तरीके पर तो ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। इसलिए कि वो भी बात उठ रही थी कि पीएसी जो यूपी की है उसमें मुसलमानों का एक ख़ास जगह दी जाए, क्योंकि दंगे हो रहे थे उसमें पीएसी का बड़ा हाथ मलयाना के दंगों में उसके बाद ये हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपका कि आपने बताया कि मुसलमान एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि चाहे वो सुदर्शन चैनल के ज़रिए हो, चाहे एकदम से एक केस आ जाना मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह का कि इसके नीचे कृष्ण जी का जन्म स्थान है, जबकि मसले सारे ठंडे नहीं हो गए थे, फैसला कौन हो गए थे, फैसला आपस में बैठ कर लिए गए तो कहा गया था कि अब कोई इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन फिर से उठाना, क्यों, कुछ है नहीं, योगी जी कुछ नहीं कर पाए, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए, कहीं कुछ नहीं हो पाए इनके राज में, तब ऐसे मसले उठा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनीस सूफ़ी साहब कि आपने किसी चीज़ पे अच्छी तरीके से अपनी नज़र रखी। आइंदा फिर मुलाकात होती है सूफ़ी अनीस दुर्रानी के साथ आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।